तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और सीधे लखनऊ आपको ले चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, वो आपको सुनाते हैं। से संबंधित इस विशेष कॉन्फ्रेंस में आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस अवसर पर मैं आप सभी के आगमन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। फरवरी 2026 जिसकी चर्चा भी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आगामी कार्यक्रम है, उस दृष्टि से यह अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए एआई से संबंधित उन सभी पक्षों को लेकर के आम जनमानस में भी और राज्य सरकारों में भी इसके प्रति एक जागरूकता पैदा हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस को एआई इन हेल्थ केयर, उससे संबंधित हेल्थ केयर से संबंधित इस एआई कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश यहां लीड कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विजन के लिए और उत्तर प्रदेश को इसके लिए चयन करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे सामने तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत के अंदर इस बात को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी। हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर, और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था, और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाई से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था, और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस 100 पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे, और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था, और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए, और
शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। अब छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी। और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1,06,00,000 ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ, यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इंपैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चैलेंज है हम सबके सामने भी। आप दुनिया को देखेंगे, आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी उस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी जिस राज्य में निवास करती है, उस राज्य के बारे में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने, नीति स्पष्ट है, उन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है। और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। अभी जब हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी यहां पे कह रहे थे कि 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। और मेरा मानना है कि हर एक क्षेत्र में हमने कुछ किया है तो उसमें और भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे अपेक्षाएं, वे आकांक्षाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ये उसी से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें और अच्छा, और कुछ अच्छा करने। हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे
और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं, 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आईसीयू नहीं होंगे तो मिनी आईसीयू भी नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो, उसके साथ उस प्रकार की टीम हो जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने कोविड कालखंड में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित किए। आज हमारे पास ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। और उसी रिजल्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने प्रारंभ किए हैं, जिस दिशा में मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। खासतौर पर हम लोगों ने जो आज प्रदेश के अंदर कदम उठाए, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जिन 75 में से 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। जहां हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली किसी भी प्रकार की मौत 0 है, एकदम 0 तक हम लोग को पहुंचाने में सफल हुए हैं। एक फोकस्ड कार्रवाई और सरकार के द्वारा सर्विलांस को बढ़ाने का परिणाम क्या था कि उसको हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त करने में, उसको प्रदेश से उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन आगे क्या, आगे हम क्या कुछ करना चाहते हैं, अभी भी चैलेंज हम सबके सामने है। और परिणाम अभी तक तो आए कि अभी तक जो कुछ भी हमने किया है उसमें हमने मातृ मृत्यु दर को, यानी एमएमआर, आईएमआर, इन सब में हम लोगों ने सुधार किया, बेहतर सुधार हुआ है। अब यूपी बॉटम में नहीं, नेशनल एवरेज के समकक्ष चला जा रहा है, लेकिन हमें अब उससे भी आगे की
एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाना है और इस दिशा में संस्थागत प्रसव में जो यहां प्रदेश के अंदर सुधार हुआ है यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे इस तमाम नेशनल प्रोग्राम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आज तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन को, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत के लिए, प्रदेश में पोषण मिशन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, निक्षय यानी टीबी नियंत्रण के लिए निक्षय और एआई टूल से रोगियों और जोखिम क्षेत्रों की पहचान, जो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन की दिशा में एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए जोखिम भरे हुए उन रोगियों को पहचान करने में मदद करना, कमजोर मोहल्लों का उनको इंडिकेट करना, उनके उपचार और उससे संबंधित जो भी अन्य हमारे आउटरीच हैं उन सबको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, यह हम सब उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और आज इस दिशा में जो प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए हैं यह आप सबके सामने है। खासतौर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, चाहे वह कोविड-19 के दौरान किए गए कार्य रहे हों, वह भी हम सबके सामने है। मेरा मानना है कि एआई का इस्तेमाल आज हमारे लिए यह रिएक्टिव से बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच में यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उस दिशा में सरकार के द्वारा अभी से स्वास्थ्य सेवाओं को केवल दक्षता नहीं बल्कि उसका पूर्वानुमान होना, उसके पैटर्न की पहचान करना, सेवा के विस्तार की दिशा में एक सशक्त माध्यम भी उसको बनाना, और यह हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग हेल्थ सिस्टम की ओर आज हम निरंतर सीखने वाली प्रणाली आज एआई बन गई है और डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय लेना, क्योंकि अक्सर होता था, आज भी हम लोग देखते हैं और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जब किसी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं लेकिन उनके पास बीएसडी तैयार होती है, लेकिन अक्सर होता वो मैनुअल सारा काम होता है, हम उस डाटा को सुरक्षित नहीं करते। और मैं अक्सर कहता हूं कि कोई क्षेत्र विशेष तो होगा जहां पे एक स्पेसिफिक बीमारी से जुड़े हुए ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिससे हम कोई फोकस्ड कार्रवाई उस क्षेत्र विशेष के लिए कर सकें। लेकिन डाटा का अभाव हमेशा हमको इस से पीछे धकेलता है। अगर हम इस बेहतरीन एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डाटा को कलेक्ट करके और फिर उस एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, मेरा यह मानना है कि जैसे इंसेफ्लाइटिस के प्रति हम लोगों की फोकस्ड कार्रवाई ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के बचपन को बचाने में सफलता प्राप्त की है, जैसे तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज को नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी इससे पहले कि वह महामारी के रूप में हमारे सामने एक संकट खड़ा करे, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर हमारा कार्य हो सकता है। और इस दिशा में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय, बेहतर नीति और बेहतर परिणाम यह सुनिश्चित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। ये डबल इंजन सरकार आज डबल स्पीड से, स्किल और स्किल से स्पीड तक की अपनी एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। और इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, सैमसंग के साथ, उन्नत स्किलिंग कार्यक्रम के साथ अपने यूपी के युवाओं की स्किलिंग के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं। इसमें आज मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक नई यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा चुका है, जिसमें 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकसित हो रहे हैं।
जिसमें उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। एसजीपीजीआई लखनऊ में मिडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गौतम बुद्ध नगर में आईआईटी कानपुर एवं फिक्की द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण का कार्य हो रहा है। आईआईटी कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम भी यह प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ को हम एआई सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। ये लखनऊ, इस दिशा में हमने तमाम अपने अन्य सहयोगियों के साथ, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी कार्रवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा, यह तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने डाटा सेंटर इकोसिस्टम का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री इस दिशा में उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। पिछले 11 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश के 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण 60% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज यहां पे एआई का उपयोग मॉडर्न पुलिसिंग में बेहतर तरीके से भी इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग यूपी एम यानी यूपी एआई मिशन जो लगभग हमारा 2000 करोड़ का होगा, उसको हम अगले 3 वर्ष के अंदर फेज वाइज आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस अवसर पर हम लोग जब यहां पर इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं और अगले 2 दिन तक इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, मैं अवश्य इस बारे में कहूंगा, एआई हमारे लिए सुविधा है, वो हमारे लिए सहायक बनेगा, हमारे कार्यों को आसान बनाएगा, हमारे अप्रोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। लेकिन हम इस बात को अवश्य ध्यान में दें कि कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, मानव उसके द्वारा संचालित न हो, इस पर हमारा ध्यान। अग्रणी केंद्र स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी सुदृढ़ करना ही होगा। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और मानकीकृत डेटा इकोसिस्टम में भी हमें एक नए निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं और मेरा मानना है कि इसके बेहतर परिणाम भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आज भारत ने एआई की जिम्मेदारी से मजबूती के साथ अपनाई है और उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका के साथ भारत है। सही दिशा, भरोसे और समावेशन के साथ एआई स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत बढ़ा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और वह है
कि तकनीक जब संवेदना से जुड़ती है, नीति जब नवाचार से संचालित होती है और शासन जब विश्वास पर आधारित होता है, तभी विकास समावेशी बनता है और भविष्य सुरक्षित होता है। आशा है कि हमारा यह सम्मेलन एक व्यवहारिक समाधानों की दिशा में प्रभावी पायलट परियोजनाओं और स्पष्ट समयबद्ध कार्य योजना का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। मैं इस समिट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही अन्य इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं, वे सभी लोग हेल्थ केयर के सेक्टर में हमें आगे किस प्रकार के कदम बढ़ाने हैं, जिसका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त हो सके, इस दिशा में हम बेहतरीन रणनीति बना करके उसको एक समयबद्ध कार्य योजना के साथ लागू करने के समय बढ़ सकेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।